एग्रीकल्चर सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। इस दिवाली राजस्थान में पटाखे नहीं बिकेंगे, स्कूल भी 16 नवंबर तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि पटाखों के धुएं से कोरोना संक्रमितों और आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीएम गहलोत ने पटाखों की दुकानों के लिए अस्थायी तौर पर लाइसेंस पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि शादी और दूसरे समारोह में भी आतिशबाजी रोकने की जरूरत है। सीएम ने बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत रविवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, नो मास्क नो एंट्री और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर 16 नवंबर तक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बंद रहेंगे। शादी समारोह में भी अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। कोरोना महामारी के खिलाफ जन जागरूकता को लेकर राजधानी में कोरोना वॉरियर्स ने एक वाहन रैली का आयोजन किया। रामनिवास बाग से इस वाहन रैली को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आने वाली कोरोना वैक्सीन से 60% तक बचाव हो सकता है, लेकिन मास्क से 95% तक बचाव किया जा सकता है। ऐसे में राज्य सरकार बड़े लेवल पर जागरूकता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका है। ऐसे में जरूरी है कि हर शख्स मास्क लगाए और सभी गाइडलाइंस का पालन करे, तभी कोरोना की चेन टूट पाएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी जिस तरह की गंभीर स्थितियां व्यक्ति के सामने आज पैदा हो रही है, उसके ब्रेन में असर आ रहा है, किडनी में असर आ रहा है, हार्ट पे असर आ रहा है, लंग्स में असर आ रहा है, पैनक्रियाज पे असर आ रहा है और उसकी वजह से डायबिटिक हो जाता है। जो आदमी जिसके डायबिटीज नहीं है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसीलिए ये मास अवेयरनेस का जो पहले कैंपेन चला था, चित्तौड़गढ़ के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में आयोजित इस बैठक का मकसद कोरोना काल में त्योहारों की तैयारी का जायजा लेना था। इस बैठक में कलेक्टर के शर्मा ने अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों के साथ साथ व्यापार संघ, जन प्रतिनिधियों और स्वयं सेवी संस्थाओं के अध्यक्षों की राय ली। मौके पर कलेक्टर के शर्मा ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी और घातक बीमारी है और हाँ, हो सकता है कि दिवाली पर पटाखों से जो प्रदूषण बढ़ेगा, उससे ये बीमारी और विकसित रूप अख्तियार कर ले। लिहाजा उन्होंने यहाँ सभी से इस बार दीपावली के मौके पर पटाखे न जलाने की अपील की। कलेक्टर के शर्मा ने इस बैठक में ये भी कहा कि दुकानदार स्वयं मास्क पहने और दुकान पर कपड़े के मास्क भी रखें, ताकि ग्राहक अगर बिना मास्क की खरीदारी के लिए आए तो उसे मास्क मुहैया कराया जा सके। कलेक्टर ने इस मौके पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस के सभी 21 जिला पर्यवेक्षकों को पीसीसी चीफ ने 3 नवंबर से जिलों में जाकर बैठकें करने का टास्क दिया है। इस टास्क के तहत सभी पर्यवेक्षक जिलों में जाकर 3 नवंबर को बैठकें लेंगे। इन बैठकों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इन बैठकों में प्रभारी मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, विधायक उम्मीदवार, सांसद उम्मीदवार, वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। पर्यवेक्षक जिलों में उम्मीदवारों से बायोडाटा भी लेंगे। इन्हीं बैठकों में टिकट के दावेदारों के नाम पर भी चर्चा होगी। जिलों के दौरे में आए नामों का पैनल बनाकर 5 नवंबर को सभी पर्यवेक्षक प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट देंगे। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें 3-4 नवंबर को जिलों में जाकर बैठकें करने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में टिकट वितरण के लिए फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई मापदंड तय नहीं किए गए हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यहाँ भी टिकट वितरण में विधायकों की राय को तरजीह मिलेगी। पर्यवेक्षकों पर ग्राउंड से उम्मीदवारों का चयन करके उनका पैनल पीसीसी चीफ को सौंपने की भी जिम्मेदारी होगी।
गहलोत सरकार ने अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों की पेंडेंसी घटाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अलग अलग लेवल के 52 नए कोर्ट खोले जाएंगे। इनमें अकेले जयपुर में 29 कोर्ट खोले जाने का निर्णय लिया गया है। विधि एवं विधिक विभाग के मुताबिक नए कोर्ट खोले जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कार्य क्षेत्र विभाजन के बाद जल्द ही ये कोर्ट स्थापित हो जाएंगे। राज्य सरकार ने इसी बजट में नए कोर्ट खोले जाने की घोषणा की थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया गया है। नए कोर्ट में जयपुर में 2 और पारिवारिक न्यायालय संख्या 4 और पारिवारिक न्यायालय संख्या 5 खोले जाएंगे। इनका क्षेत्र अधिकार राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से निर्धारित किया जाएगा। वहीं श्री गंगानगर में 1 और पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 खोलने का निर्णय किया गया है। यह राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरित किए गए मुकदमों की सुनवाई होगी। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट NIA एक्ट के तहत सभी कोर्ट जयपुर में महानगर प्रथम न्यायालय संख्या 14, 15 और 16 के साथ साथ जयपुर महानगर द्वितीय में न्यायालय संख्या 17, 18, 19, 20, 21 और 22 में खोले जाएंगे। इन अदालतों को स्थानीय क्षेत्र अधिकार संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से निर्धारित किया जाएगा। इन कार्टन्स और प्लास्टिक की बोरियों को देखकर इस गफलत में मत रहिएगा कि इनमें बेकार का या रोजमर्रा का सामान भरा है। इन पेटियों और बोरियों में 1000-2000 का नहीं बल्कि करोड़ों का माल भरा हुआ है। ये तस्वीरें सिरोही जिले के स्वरूपगंज पुलिस थाने की हैं। यहाँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से अहमदाबाद जा रही लग्जरी बस से करीब 3 करोड़ के गोल्ड के साथ साथ 356 किलो चांदी और डायमंड बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि स्वरूपगंज के थाना अधिकारी छगनलाल डांगी अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तभी आगरा से सूरत जा रही एक बस की तलाशी के दौरान बस के अंदर बने एक खास चैम्बर से 356 किलो सिल्वर, 540 ग्राम गोल्ड के साथ साथ डायमंड और 2608 ग्राम कीमती पत्थर मिले हैं। पुलिस को इस चैम्बर से 11,000 रुपए भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। 11,200 रुपए नकद, 946 ग्राम डायमंड और स्टोन है वो 2 किलो और 608 ग्राम उसके अंदर मिले हैं, जिसको जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। करौली के टोडा भीम कस्बे के पास पहाड़ की चोटी पर रविवार की रात भी आग भड़क उठी। रविवार की दोपहर बीच चोटी पर भीषण आग लगी थी। आग की वजह से दर्जनों पेड़ जलकर खाक हो गए थे। दोपहर को आग क्यों लगी थी ये तो साफ नहीं हो पाया था। हाँ, स्थानीय लोगों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया था। दोपहर में लगी आग तो बुझ गई थी, लेकिन एक बार देर शाम यहाँ ये आग भड़क उठी। दूर से ही आग की लपटें तो नजर आ रही थी, लेकिन रात होने की वजह से पहाड़ों पर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। प्रशासन की ओर से भी इस आग को बुझाने के लिए किसी तरह की कोशिश नहीं की गई। लिहाजा रात भर टोडा भीम कस्बे के पास की ये पहाड़ी सुलगती रही। कौन कहेगा ये घरों दीवार किसी जेल की है? कौन कहेगा इन दीवारों के पीछे खतरनाक अपराधी रहते होंगे? लेकिन सच तो यही है कि अद्भुत तस्वीरों से सजी ये तस्वीरें उदयपुर की सेंट्रल जेल की है। उदयपुर सेंट्रल जेल की इस नई तस्वीर के पीछे कैदी नंबर 259 साधुराम की मेहनत है। 12 साल की सजा काट रहा साधुराम कुछ साल पहले तक बेहतरीन पेंटर था, लेकिन अपराध के रास्तों ने उसे इस जेल में पहुंचा दिया। और कुछ दिन पहले पश्चाताप की आग या यूं कहें दिल बहलाने के लिए साधुराम ने जेल की दरों दीवार पर पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके इस काम को देखते हुए कई और कैदियों ने भी जेल की दीवारों को पेंट करना शुरू कर दिया है। साधुराम और उनके साथियों की मेहनत से देखते ही देखते उदयपुर सेंट्रल जेल की तस्वीर बदल गई। अब ये जेल न होकर कोई म्यूजियम नजर आता है। जब हमें सजा लगी तो हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे प्रशासन का, जेलर साहब का, सबका सहयोग मिला। उन्होंने हमें कार्य करने के लिए और लोगों अपने जो आए बंदी उनको सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। और हमारा ये लक्ष्य था कि ये जो हमारे बंदी भाई हैं वो सीख के घर में जाके कुछ अच्छा कार्य कर पाएँ, अपराध की दुनिया से बच पाएँ। इन कार्टन्स और प्लास्टिक की बोरियों को देखकर इस गफलत में मत रहिएगा कि इनमें बेकार का या रोजमर्रा का सामान। अलवर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे बेखौफ आवाज अभियान में शामिल होने के लिए हैप्पी स्कूल के करीब 30 बच्चे इन दिनों नुक्कड़ नाटक के रिहर्सल में व्यस्त हैं।
आपको बता दें कि अलवर पुलिस की ओर से महिलाओं और लड़कियों की आवाज बुलंद करने के लिए इन दिनों बेखौफ आवाज नाम का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हैप्पी स्कूल के बच्चे भी अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। जिस नुक्कड़ नाटक की ये बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं, उस नुक्कड़ नाटक का आयोजन हर ग्राम पंचायत और गांव में किया जाएगा और इस नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बेखौफ आवाज अभियान की जानकारी दी जाएगी। नुक्कड़ नाटक के रिहर्सल में लगे बच्चों का कहना है कि आज के समय में नारी का सम्मान होना चाहिए। इसी मकसद के साथ वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। एक नारी सम्मान, नारी की आवाज, एक जिला प्रशासन की एक बुलंद आवाज़, नारी के सम्मान के लिए आम नागरिक की एक बुलंद आवाज़ को जिस तरह बच्चों ने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा। ये नुक्कड़ नाटक हम हर गांव में, ग्राम पंचायत में, जहां पर भी हमने इनको नोडल ग्राम्स बनाए गए हैं, जहां पर इसको प्रमुखता से हम लोग नारी इस बात को रखना चाहेंगे। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर और A++ कैटेगरी के आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया। ये मुठभेड़ श्रीनगर के रंगे-रेत इलाके में हुई, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को श्रीनगर के रंगे-रेत इलाके में हिजबुल के 2 टॉप आतंकियों के एक घर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इनपुट्स के आधार पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG और सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों आतंकियों को ढूंढने के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन की शुरुआत में आतंकियों के कुछ मददगारों ने इस ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सीआरपीएफ ने आंसू गैस के गोले दागकर सभी को मौके से खदेड़ दिया। कश्मीर के IG विजय कुमार के मुताबिक सैफुल्लाह घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और उसका मारा जाना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। यकीनन घाटी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सैफुल्लाह का मारा जाना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल को बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने घाटी में रची पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। गाड़ियों का काफिला, पुलिस का पहरा, नारेबाजी, काला झंडा और मारपीट। तस्वीरें प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस की हैं। पुलिस का गंभीर पहरा है। कुछ लोग काले झंडे दिखा रहे थे और तभी भगवा साफाधारी कार से नीचे उतरते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। मारने वाले बीजेपी कार्यकर्ता हैं और मार खाने वाले समाजवादी। हाथ से मार रहे हैं, लात से मार रहे हैं, जैसे बंद पड़ रहा है वैसे मार रहे हैं और ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है। गिरा के मारा, पटक कर मारा और फिर पता नहीं कैसे कैसे मारा। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ। सिलसिलेवार तरीके से समझिए आखिर मामला क्या है। जिस काफिले को समाजवादियों ने काला झंडा दिखाया वो बलिया के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह का था। समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि सुरेंद्र सिंह बैरिया ने बलिया में कोटेदारी में हुई हत्या के आरोपी का बचाव किया था और अब प्रयागराज में सुरेंद्र सिंह के गुंडों ने सरेराह मारपीट की है। काशी के घाटों की सैर कराने के साथ गाजीपुर और मिर्जापुर जिलों के रोमांचक सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अर्थ गंगा के तहत 2 बड़े क्रूज रामनगर टर्मिनल पहुंच चुके हैं। एक क्रूज का नाम विवेकानंद है तो दूसरे का नाम मानेकशॉ। धर्म नगरी काशी में मोक्षदायिनी गंगा अब अर्थ गंगा के रूप में नजर आने जा रही हैं और इसके लिए अब वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 2 क्रूज पहुंच गए हैं। एक क्रूज का नाम विवेकानंद है तो दूसरे का नाम मानेकशॉ है। दोनों क्रूज से न केवल वाराणसी के सुप्रसिद्ध घाटों का दर्शन होगा बल्कि माल की ढुलाई भी होगी। गाजीपुर वाराणसी मिर्जापुर के बीच चलने वाले इन क्रूज की क्षमता 160 यात्रियों को ले जाने की है। गंगा किनारे व्यापार करने वाले व्यापारी भी इस क्रूज के जरिए सस्ते दाम पर माल की ढुलाई करा सकते हैं और इन क्रूज को चलाने का मकसद गंगा किनारे व्यापार करने वालों के लिए आसान परिवहन मुहैया कराने का है। जल मार्ग प्राधिकरण ने
इन दोनों क्रूज के संचालन के लिए योजना तैयार कर ली है। रामनगर के राल्हुपुर टर्मिनल के बाद गाजीपुर और मिर्जापुर में भी जेटी बनाने की तैयारी हो रही है। लॉकडाउन से बोर होने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बहराइच का इको टूरिज्म सैलानियों के लिए आज से खुल गया है। जंगल में सैर सपाटा, बोटिंग और हाथी की सवारी करना चाहते हैं तो करतनिया घाट इको टूरिज्म आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित होगा। जैसा कि हर वर्ष जो है हमारा जो पर्यटन सीजन होता था वो 15 नवंबर से 15 जून तक होता था, किंतु पिछले वर्ष कोरोना के कारण जो है इसको पहले ही बंद कर दिया गया था। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अब की बार हमारे उच्च अधिकारियों से और शासन से निर्देश मिले हैं, इसको 1 नवंबर से प्रारंभ कर दिया जाए। कोरोना की महामारी को देखते हुए इस बार इको टूरिज्म में सैर सपाटे के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। पिछली बार एक हट में 4 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक हट में सिर्फ 2 लोग परिवार सहित रह सकते हैं। अब हट में जो है पहले 4 लोग रुकते थे परिवार सहित, अब उसमें 2 ही लोग रुकेंगे। हाथ में सैनिटाइजर रहेगा, मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे। अगर उसका कोई उल्लंघन करते पाया जाएगा तो 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तीन साल का विराज जब कैनवस पर पेंटिंग उकेरता है तो उसका आत्मविश्वास देखने वाला होता है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये लाइनें मेरठ के रहने वाले 3 साल के विराज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 3 साल की उम्र, 70 से ज्यादा पेंटिंग और 35 से ज्यादा अवार्ड। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सहित अब तक मात्र 3 साल की उम्र में विराज ने पेंटिंग की दुनिया में 37 अवार्ड जीत लिए हैं। विराज महज 3 साल की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत 37 अवार्ड पर कब्जा कर चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विराज की पेंटिंग देखकर इतनी खुश हुई कि उन्होंने उसे कृष्ण की मूर्ति भेंट की। पहाड़ के मांगलिक गीतों की क्लास नैनीताल में लगी है, जहां पुरानी पीढ़ी के युवाओं को शकुनाखर विधा की बारीकियों से रूबरू कराया जा रहा है। शकुनाखर यानी कि वो शब्द जो किसी शुभ कार्य के दौरान कहे जाते हैं या गाए जाते हैं। इतिहास के पन्नों में सिमटती इन मांगलिक गीतों के महत्व को इन युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप के बाहर की जो दुनिया है वहाँ पे अगर हम कल्चर को जानेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। और कल्चर के साथ में जुड़ाव इसलिए क्योंकि मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, गांव जाना बहुत पसंद है। तो वहाँ पे जब जाते हैं ऐसे धार्मिक चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ में हर शुभ कार्य में गाए जाने वाले इन गीतों में भगवान की स्तुति होती है और गीतों के माध्यम से परिवार को आशीष दिया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इन गीतों में हिंदी और संस्कृत के शब्दों का समावेश होता है। अब तो विदेशों में भी हमारी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, तो आगे तो भविष्य अच्छा ही है हमारी संस्कृति का, तो इसको सभी हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए। सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम ने महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बताया गया है कि बाढ़ का असर सब्जियों के उत्पादन पर पड़ा है, जिसकी वजह से इन दिनों उनके दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों की कीमतें बढ़ने से लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। आसमान छूती कीमतों के चलते लोगों की थालियों से सब्जियां गायब हो रही हैं। मुंबई से सामने आई तस्वीर में एक सब्जी मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। दाम ज्यादा होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सब्जियां खरीदते नजर आए। सभी सब्जी के रेट्स ऑलमोस्ट डबल है अभी ऐसा देखा जाए तो। इसमें कांदे के रेट तो ड्रास्टिकली अप है, तो कांदा तो खा ही नहीं सकते। महंगी सब्जियों की मार दुकानदारों पर भी पड़ रही है। खरीदारों की कमी की वजह से वो भी बेहद परेशान दिखे। सब्जी के सभी बाजारों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। खास बात ये कि इन दिनों मुंबई के साथ साथ राजस्थान और देश के दूसरे प्रदेशों में भी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से इस त्योहारी सीजन में जायका बिगड़ गया है। जब थाली महज 1 रुपए की हो, वो भी छोले, पनीर, कड़ी, चावल और नान वाली, तो छक कर कौन नहीं खाना चाहेगा। ये श्याम रसोई है जहां 1 रुपए की थाली मिलती है। 1 रुपए, वो भी इसलिए ताकि कोई खाना बर्बाद न कर सके। में एक रसोई ऐसी भी है जहां महज 1 रुपए में जरूरतमंद लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। दिल्ली के नांगलोई में श्याम रसोई में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें लंबे समय से भरपेट खाना खिलाने का काम यहाँ किया जा रहा है।
1.5 साल पहले प्रवीण गोयल ने श्याम रसोई की शुरुआत की थी। उस वक्त यहाँ 10 रुपए की थाली मिलती थी, लेकिन फिर प्रवीण गोयल ने 10 की जगह 1 रुपए की थाली कर दी। उनका कहना है कि ये काम वो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, ताकि कोई पैसों की कमी की वजह से भूखा ना रहे। प्रवीण गोयल की इस पहल से यहाँ आने वाले लोग बेहद खुश हैं और उन्हें दुआएं देकर ही लौटते हैं। कब से आते हो यहाँ खाना खाने? सबसे पहले जब से शुरू हुआ है। अच्छा, जब से शुरू हुआ है। हाँ। यही रहते हो पास में? नहीं, यहाँ से थोड़ा लक्ष्मी पार्क के उधर। अच्छा, तो खाना कैसा होता है यहाँ का? सब अच्छी रहती है। और टेस्ट कैसा रहता है? टेस्ट मस्त रहता है। मस्त रहता है। हाँ। भैया को तो अच्छा लगता है खाना, आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? सब्जी। सब्जी? कौन सी सब्जी? सब चीज अच्छा लगता है। सब चीज अच्छी लगती है। अच्छा, पनीर की सब्जी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। मिली नहीं आपको आज पनीर की सब्जी? तो यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है और पनीर की सब्जी अभी आपको मिलेगी, आपकी थाली में भी आएगी पनीर की सब्जी। तो बच्चों को तो खाना सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ तक कि बच्चों का कहना है कि मस्त लगता है। अब थोड़ा बड़ों से भी जान लिया जाए कि उनको खाना कैसा लगता है। भैया, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैम कुछ ही दिन आए हूँ। अच्छा, कैसा लगता है खाना? मैम बढ़िया लगता है। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है सर। अच्छा, कैसी कैसी फैसिलिटी? लाइक मतलब कि यहाँ पे क्यू में आते हैं सब लाइन से, और मतलब कि शांति से अपना बैठ के खाते हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैम अभी पढ़ाई करते हो, CA करते। अच्छा जी। तो और मैम खाने का आपका यहाँ से हो जाता है? जी मैम, घर पे भी रहते हैं पर मतलब कि कभी कभी यहाँ आ जाते हैं। कभी कभी जी। तो टेस्ट कैसा रहता है? मैम बहुत अच्छा मैम। तो यहाँ पर जो लोग आसपास में रहते हैं उनका कहना है कि टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और वैरायटी बहुत सारी खाने के लिए मिलती है, वो भी महज 1 रुपए में। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। लोगों को आइसलैंड के तेजी से पिघलते ग्लेशियर की सैर कराने के लिए विशाल बस शुरू की। दावा है कि ये किसी ग्लेशियर पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बस है, जो लगभग 50 फीट लंबी है। सदियों पुराने ग्लेशियर के बर्फीले रास्ते पर चलने के लिए बस की बनावट बेहद मजबूत दिखी। सामने आई तस्वीरों में 8 बड़े बड़े पहियों वाली ये बस बर्फ की मोटी चादर पर ऐसे फर्राटे से दौड़ती नजर आई जैसे कोई आम सड़क ही हो। बर्फ को काटते हुए वो आगे बढ़ती रही और अपने पीछे टायरों के गहरे निशान छोड़ गई। बताया गया कि ये बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज रफ्तार पकड़ सकती है। It's really emotional and you are like touching something that is old and you feel so in contact with the earth. वैसे तो इस ग्लेशियर पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दावा किया गया कि उस पर 1-2 वाहनों को चलाने से ज्यादा नुकसान नहीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तेजी से गर्म होती पृथ्वी पर आइसलैंड का ये ग्लेशियर इस सदी के आखिर तक अपना वजूद खो बैठेगा। ऐसे में लोगों को उसकी मौजूदगी का गवाह बनाने के लिए इस बस सेवा को शुरू किया गया। चीन के शेंजन में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए खास तरह के एक रोबोट तैनात किया। चीन के इस शहर को तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए जाना जाता है और कूड़ा उठाने वाले ये रोबोट भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। सामने आए वीडियो में एक रोबोट कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से कूड़ेदान उतारता नजर आया। कूड़ेदान को उतारने के बाद ये रोबोट उसे सड़क के किनारे बने कूड़ा घर तक ले गया। इस कूड़ा घर में भी 2 खास तरह की रोबोटिक आर्म लगी थी, जिनकी मदद से उसने कूड़ेदान को उठाया और उसे खाली कर दिया। बाद में रोबोट ने खाली कूड़ेदान को उठाकर उसे फिर गाड़ी तक पहुंचा दिया। बताया गया कि ये रोबोट और कूड़ा घर एक ही सिस्टम का हिस्सा है, जिन्हें दूर बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। शेंजन में फिलहाल ऐसे 2 रोबोट तैनात किए गए हैं, लेकिन अच्छे नतीजे मिलने के बाद वहां जल्द ही ऐसे कई और रोबोट भी तैनात करने की तैयारी है। कूड़ा उठाने वाले इन रोबोट की वजह से वहां सफाई कर्मियों का काम काफी आसान हुआ है। इन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने में भी मददगार साबित हुए। इंग्लैंड की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिस्त्री का काम आसान करने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके लिए इमारतें खड़ी करना बाएं हाथ का खेल है। ये रोबोट वहां एक मकान का निर्माण भी कर रहा है और दावा है कि यह मकान ब्रिटेन में किसी रोबोट का बनाया पहला मकान होगा। जिसे बनाने के लिए बॉब नाम का ये रोबोट मिस्त्री बना नजर आया। किसी पेशेवर की तरह वो मकान की दीवार खड़ी करता दिखा। पहले उसने सीमेंट का मसाला डाला और फिर उस पर एक एक कर बिल्कुल सफाई से ईंटें लगाई। बस रोबोट में सीमेंट का मसाला और ईंटें लोड की गईं और बाकी का काम उसने खुद संभाल लिया।
ये रोबोट इतनी तेजी से काम करता है कि कुछ ही हफ्तों में आधा मकान बना भी चुका है। दावा तो यहाँ तक है कि अपनी फुल स्पीड पर काम करने पर ये इस तरह का मकान महज 2 हफ्तों में पूरा कर देगा। बताया गया कि मकान का नक्शा रोबोट को दिया जाता है और फिर वो उस हिसाब से काम पर लग जाता है। So it knows where the windows are, it knows where the doors are. So as the machine goes on, it places the bricks in exactly the right place. रोबोट साइट पर लगा रहा और दूर एक टेंट में बैठा इंजीनियर टैबलेट के जरिए उसके काम पर नजरें जमाए दिखा। रोबोट के काम की पल पल की जानकारी उसे तुरंत मिलती रही, यानी घंटों साइट पर पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं। इतना ही नहीं, काम शुरू करने से पहले ये रोबोट इस बात का भी पता लगा सकता है कि निर्माण करने के लिए मौसम सही है या नहीं। इसके लिए इस रोबोट में थर्मोमीटर लगा है जिससे ये तापमान माप लेता है और तो और इसे हवा की दिशा और रफ्तार का भी अंदाजा हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।